Well, hello everybody, welcome to Bio Library and I'll resume because मैंने शेपेरॉन्स तक इनफैक्ट एनफिंजन्स एक्सपेरिमेंट तक आपको पढ़ा दिया था। तो टुडे वील मूव अहेड एंड हम प्रोटीन एनालिसिस करते हैं। लाइक प्रोटीन का लास्ट ही टॉपिक है ये एंड रेस्ट मैं ओरली आपको टेक्निक्स वाला पार्ट तो पढ़ाऊँगी बट इस लाइक नोट्स में भी आपको मिल जाएगा। एंड प्लीज़ रिमेंबर कि आपकी जो पढ़ाई है ना वो रिटन एग्जाम के लिए बहुत डिफरेंट तरीके से होगी। लाइक मल्टीपल रिविजन्स, क्वेश्चंस, सब कुछ थ्योरी से नहीं होगा उसमें। जब आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे तो आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होंगी। तो हाँ, कॉन्सेप्ट लेके चलना है नो डाउट, बट बहुत ज़्यादा अटकना नहीं है बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैड 1 ईयर है ना, तो हम शायद इतना कोशिश करते कि यार एक एक चीज़ को लाइक सॉर्ट आउट करें। बट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना इज़ टैलेंट, वो भी नेक्स्ट लेवल टैलेंट है। तो उसमें बहुत बार यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ कि यार इतना पीछे नहीं जाएंगे किसी चीज़ के। तो विद दिस नोट लेट्स स्टार्ट। प्रोटीन एनालिसिस, बेसिकली एनालिसिस क्यों करना है आपको भी पता है। हो सकता है आपने कोई प्रोटीन एक्सप्रेस करवाया हो, लाइक प्रोटीन बनाया हो या प्रोटीन सेपरेट किया हो, सेल से आइसोलेट किया हो, उसके बाद आप एनालाइज करना चाह रहे हो। तो सबसे पहले निनहाइड्रीन टेस्ट, या फिर नेचर में कोई प्रोटीन मिल रहा है आप उसे एनालाइज कर रहे हो। तो सबसे पहला टेस्ट है निनहाइड्रीन टेस्ट। क्यों? निनहाइड्रीन सिर्फ लाइक एक डाई की तरह ही है, राइट? अब ये क्वालिटेटिव भी कराता है, क्वांटिटेटिव भी। क्वालिटेटिव आपको पता है, उससे सिर्फ पता चल जाएगी कोई चीज़ है या नहीं है। क्वांटिटेटिव विल टेल यू कि कितना अमाउंट में है। लाइक इट विल टेल यू, ऑब्वियस सी बात है, येस या नो में ये येस बोलेगा तभी तो हम क्वांटिटेटिव पे जाएंगे। यानी कि निनहाइड्रीन एक ऐसा टेस्ट है जिससे आपको क्वालिटी पता चलती है पहले कि कोई चीज़ है, जी बिल्कुल है, एंड देन यू गेट टू नो कि कितना है उसका क्वांटिटी। ओके, टू डिस्टिंग्विश, इसका सबसे पिक्यूलियर फीचर है टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी अमीन, जो कि ग्लाइसिन में देखते हो आप और भी अमीनो एसिड्स में देखते हो, एंड सेकेंडरी अमीन जिसे कि इमीन बोला जाता है या इमीनो ग्रुप बोला जाता है। प्रोलीन के केस में बल्कि ग्रुप, उसको इमीनो ग्रुप बोलते हैं। जब आप ये पढ़ रहे हो एक बार स्ट्रक्चर भी देख लेना। वैसे आई होप आपको आता है स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर, निनहाइड्रीन क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आई होप आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नहीं क्लियर होगा तो आप मुझे बता सकते हो, मैं शॉर्ट्स के फॉर्म में अपलोड कर दूंगी। अब आपके पास ये अमीनो एसिड है जिसे कि आपको एनालाइज करना है, ठीक है। ये आपका निनहाइड्रीन है जो कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। अब ये ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन कराएगा। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि यहाँ पे क्या रिलीज होता है। तो CO2 निकलता है, NH2 निकलता है, CHO निकलता है। बेसिकली R ग्रुप के साथ लगा हुआ CH2 निकलता है एल्काइल ग्रुप के साथ। अब आपका निनहाइड्रीन तो रिड्यूस हो गया भाई। अब जब निनहाइड्रीन रिड्यूस हुआ तो उस निनहाइड्रीन को हम आगे किससे करा रहे हैं? ये ग्रुप दिखाया है आपकी अमाइनो एसिड का। अगर ये इस ग्रुप के साथ अटैच होगा तो आपको एक मिड प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं हम क्या? डाइकीटोनिनहाइड्रीन। डाइकीटोनिनहाइड्रीन जो होता है उसमें इस लेवल पे डिफ्रेंशिएशन आता है। अभी आप सिर्फ नोट से पढ़ रहे हो, अगर मैं एक्सप्लेन करूँगी तो मैं अच्छे से बताऊँगी। अगर येलो कलर आ रहा है तो वो आपका सेकेंडरी अमीन ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि प्रोलीन आया है। और अगर ब्लू कलर आ रहा है तो वो प्राइमरी अमीन है, जो कि एक्सेप्ट फॉर प्रोलीन सारे अमीनो एसिड्स आपके ब्लू कलर देते हैं। तो आपको ये कलर याद रखना है बहुत हद तक, ये इंटरमीडिएट याद रखना है, उससे ज़्यादा आपसे कोई नहीं पूछ रहा। और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये पता होना चाहिए। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों टेस्ट में यूज़ होता है, ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर आपने इससे बता दिया कि ओके इसमें जो है प्राइमरी था या सेकेंडरी था, अब हम चलते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ जो मैंने बहुत इलेबोरेट करके आपको बता दिया है कि क्यों करते हैं। बेसिकली एसिड बेस हाइड्रोलिसिस। तो एसिड हाइड्रोलिसिस है, आपको बड़ी पेप्टाइड को छोटे में फ्रेगमेंट करना होता है, क्योंकि बहुत बार हमारी जो सीक्वेंसिंग प्रोसीजर्स है ना उनकी लिमिटेशंस हैं कि हम 50 से ज़्यादा तो हम कभी नहीं जा सकते, बट देन अगेन 30 तक हम बहुत एफिशिएंटली कर लेते हैं एक बार में। तो अगर आपका पेप्टाइड 30 से बड़ा है तो आप क्या करोगे? हाइड्रोलिसिस करोगे। तो हाइड्रोलिसिस में एसिड हाइड्रोलिसिस। अच्छा, अब आप बोलोगे कि हाइड्रोलिसिस भी कर रहे हैं, पेप्टिडेसिस भी यूज़ कर रहे हैं। तो बस एक ही रीज़न था कि हाइड्रोलिसिस में जो एसिड्स एंड बेस रिएजेंट है वो चीपर होते हैं एंड ये कंप्लीट डाइजेशन भी कर देते हैं, जो कि सांगर के केस में उनकी लिमिटेशन भी बन गया। बट बेसिकली इसलिए ही यूज़ किया जाता है क्योंकि ये चीप भी होते हैं, ठीक है। तो सस्ता होना इज़ ऑल्सो अ पैरामीटर इन रिसर्च। हम चाहते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन हो वो ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो, सोल्यूशन एज एन प्रॉब्लम का सोल्यूशन।
तो अब अगर एसिड बेस में बात करें एसिड हाइड्रोलिसिस की, तो स्ट्रॉन्ग एसिड भी ले सकते हो और ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड जैसे एडमिन ने लिया था वीक भी ले सकते हो। अब 6 मोलर HCl 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर के लिए आप अपना उसमें छोड़ दोगे ट्यूब में जिसमें भी ये HCl डाल रहे हो, और इतने टेम्परेचर पे ये चीज़ छोड़ दी जाएगी फॉर लाइक 24 आवर्स। ठीक है, अब आपको क्या मिला, मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड्स मिला। इसको सेपरेट करने के लिए आपको क्रोमेटोग्राफी करनी पड़ेगी। अगर आयन एक्सचेंज कर रहे हो आप तो ऑपोजिट चार्ज हो गया या फिर न्यूट्रल हो गया, ये पहले रिलीज हो जाएंगे एंड देन आपका जो बीड्स बने हैं उसके लाइक बीड्स पे जो चार्ज आपने प्रोवाइड किया है उसके ऑपोजिट चार्ज वाले को आप सेपरेट करोगे। फॉर एग्जांपल रिवर्स फेज HPLC, रिवर्स फेज HPLC भी मैंने आपको बता दिया है, लाइक टेक्निक नहीं पढ़ाई है, बट मैंने आपको ये बताया कि हम HPLC भी यूज़ करते हैं जैसा कि एडमिन ने किया था। उसके बाद आता है दूसरा जो कि बेस हाइड्रोलिसिस है। देखो एसिड की मोलारिटी कितनी ज़्यादा ली थी, कितना ज़्यादा कंसंट्रेशन लिया था, पर 1000 ml कितना ज़्यादा कंसंट्रेशन लिया था, राइट। तो ऐसे ही बेस की जो मोलारिटी है वो कम ली थी, 2.4 मोलर लिया था। टेम्परेचर भी कम है अगर आप यहाँ से देखेंगे और टाइम भी कम है, बट चीज़ें सिमिलर हो रही है, मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड्स सेपरेटेड बाय दिस। अब अगर आप इसका रीज़न जानने की कोशिश करो तो पहली चीज़ तो ये स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल है। उनने क्या किया होगा, उन्हें डिफरेंट कंसंट्रेशन पे पहले लगा के देखा होगा, पहले कंसंट्रेशन को एक पैरामीटर लिया होगा एंड इन दोनों चीज़ों को कांस्टेंट रखा होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है जैसे उन्हें कंसंट्रेशन मिल रहा था और अगर साथ में नहीं आ रहा है तो कॉम्बिनेशन में वेरी किया होगा। फॉर एग्जांपल उनने 2.1 की एक या 2 की रिएक्शन लगाई, एक 2.4 मोलर की रिएक्शन लगाई, 2 वाली को उनने क्या किया 110 पे रखा और 2.4 वाली को 100 पे रखा, ऐसे टेम्परेचर भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया। तो कितने टाइम पे इनिशियल रिएक्शन उन्हें होके मिल गई, वो उनने बेस हाइड्रोलिसिस का स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल कर दिया। अब आते हैं हम आगे एंड टर्मिनल एनालिसिस। हम सबको पता है कि जो आपकी, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता रही हूँ, अदरवाइज 5' to 3' आपकी पोलैरिटी होती है DNA की। ठीक है, और जो आपका प्रोटीन होता है उसे हम N to C टर्मिनल लिखते हैं हमेशा। अगर आपकी प्रोटीन में सिर्फ टर्मिनस के लेवल पे कोई क्वेश्चन पूछता है तो N to C टर्मिनस। अब ये एन टर्मिनल एनालिसिस क्यों करना था भाई, क्योंकि हमें पता करना है कि एन टर्मिनस पे कौन कौन से अमीनो एसिड हैं, उससे पता चल जाएगा कि सीक्वेंस क्या है एन टर्मिनस की साइड का। ये सर्कुलर पॉलीपेप्टाइड पे नहीं एप्लीकेबल है। बहुत ही लॉजिकल बात है ना। अगर स्ट्रेट लाइन है, 1 सेकेंड, हाँ 1 मिनट, हाँ, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है और इधर एन है और इधर सी टर्मिनस है, तो एटलीस्ट पता तो है कि 2 पोल्स बने हुए हैं। बट अगर सर्कुलर पेप्टाइड है तो उसके तो आपको टर्मिनस ही नहीं पता है, तो आप एनालिसिस क्या करोगे। तो एटलीस्ट आपके उस टर्मिनस को, उसको एक स्ट्रेट फॉर्म में तो होना चाहिए। तो सर्कुलर पॉलीपेप्टाइड पे एन टर्मिनल एनालिसिस नहीं अप्लाइड है, बस इतनी सी बात है। टू फाइंड आउट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट एट एन टर्मिनस, मैंने आपको बता दिया, इसीलिए करते हैं। अब रिएजेंट क्या क्या यूज़ कर सकते हैं इससे लाइक ये तो मैंने बहुत इलेबोरेटेड पढ़ा दिया आपको। तो सैंगर्स रिएजेंट होता है, FDNB सिर्फ रिएजेंट पूछा जाता है। और सिमिलरली एन टर्मिनल एनालिसिस में सैंगर यूज़ हुआ था, उन्हीं टाइम में डेंसिल क्लोराइड भी यूज़ हुआ था। ओके, उसके बाद आया एडमिन ने सारी स्टोरी चेंज कर दी। PITC था, वो फिनाइल आइसोथियोसाइनेट। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कॉन्टेक्स्ट की मैं क्या बोल रही हूँ तो आप पुराना वीडियो देखिए एक बार। उसके बाद FDNB PITC दोनों काम वही करते हैं, दोनों एन टर्मिनस पे क्लीव करेंगे, लेकिन एक की एडवांटेज थी और एक की डिसएडवांटेज थी, तो उसकी वजह से हम क्या करने लगे, एडमिन को प्रिफर करने लग गए। ठीक है, अब आते हैं हम किस प्रोसेस पे। जो असल में बात हो रही है वो सीक्वेंसिंग की ही हो रही है। लाइक जो रिएजेंट आपने पीछे पढ़े हैं टर्मिनल एनालिसिस की, वो सीक्वेंसिंग में ही मदद करेंगे। तो 2 मेथड है, सैंगर का डिग्रेडेशन मेथड है या फिर एडमिन का मेथड है। सैंगर डिग्रेडेशन मेथड को डिग्रेडेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरी प्रोटीन ही आपकी क्लीव हो जा रही है। सैंगर ने क्या किया था, स्ट्रॉन्ग एसिड दे दिया था। स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से, स्ट्रॉन्ग एसिड नॉन सेलेक्टिव है, उसे बस पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ने से मतलब है, फर्क नहीं पड़ता कि वो 1 2 3 4 ऐसे लाइन से तोड़े, वो तोड़ देगा सारे। तो ये बेसिकली एक डिग्रेडेशन मेथड है। एडमिन को भी डिग्रेडेशन मेथड कहा जाता है, लेकिन वो 1 by 1 डिग्रेड करता है। तो एडमिन मेथड में क्या यूज़ किया था, PITC डायरेक्शन N2C, पूरा N2C हमें पता चल जाएगा क्योंकि एडमिन में एक एक करके हमें पता चलता है। ज़्यादा इफेक्टिव था, इसको हम प्रोटीन एज वेल एज पेप्टाइड दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब आप बड़े प्रोटीन को छोटे पार्ट में क्लीव कर दो, अब आप पेप्टाइड पे यूज़ कर लो, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव था एज़ कम्पेयर टू सैंगर। रिएजेंट पूछा जाता है बच्चों, ये याद रखना है क्योंकि रिटन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से FDNB और PITC इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, अब आते हैं हम क्लीवेज ऑफ पॉलीपेप्टाइड में। क्लीवेज ऑफ पॉलीपेप्टाइड मैंने समझा दिया क्यों करना है, क्योंकि हमारी कुछ लिमिटेशन है सीक्वेंसिंग की। तो अब अगर क्लीवेज में एंजाइमेटिक मीडिएटेड भी हो सकता है, नॉन एंजाइम मीडिएटेड भी हो सकता है। नॉन एंजाइम में आप केमिकल्स यूज़ कर रहे हो। देखो अगर मैं बोलूँ कि एंजाइम है, देखो एंजाइम ना बहुत महंगा भी आता है, मैं प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ आपको। बहुत बार एंजाइम बहुत कम अमाउंट, लाइक 1 ml तो आप छोड़ ही दो, डालना तो आपको बहुत कम क्वांटिटी में होता है। अगर हम 500 माइक्रोलीटर या फिर 0.5 ml की बात करें, कन्वर्जन्स में अगर प्रॉब्लम है वो भी मैं बता दूंगी, ठीक है। तो अगर 1 ml जिसमें कि 1000 माइक्रोलीटर होते हैं, उसका आधा 0.5 ml, उसमें 500 माइक्रोलीटर्स होते हैं, ठीक है। अब कोई 0.1 ml बोलेगा तो वो उसमें 100 माइक्रोलीटर्स होते हैं। तो बेसिकली अब अगर कभी कभी क्या होता है, आपके जो एंजाइम्स है वो इतने कॉस्टली आते हैं कि उसका लाइक बात करते हैं आधा ml ही, वो आधा ml ही लैक्स में आ रहा है, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी जगह क्या हम कोई केमिकल यूज़ कर सकते हैं, तो हम CNBR यूज़ कर सकते हैं जब हम मेथियोनीन के C टर्मिनस की तरफ को क्लीव करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो और सिमिलरली हाइड्रोक्सिलामीन यूज़ कर सकते हैं जब एस्पैराजीन और ग्लाइसिन के बीच में बॉन्ड करना चाह रहे हैं। तो अगर आपको अमाइनो एसिड सीक्वेंस में कंफर्म साइट्स क्लीव करनी है तो आप स्विच कर सकते हो अपने एंजाइम से इनकी तरफ, क्योंकि एंजाइम कॉस्टली भी होते हैं। और तो इनसे अगर आपके पास 1 स्टेप में आ रहा है तो आपके लिए तो अच्छा ही है। अब बात करते हैं एंजाइम मीडिएटेड क्लीवेज की, ठीक है। हाँ, आपको एक बात बताऊंगी कि आप मेरी रीजंस वाली चीज़ में खो मत जाना, आपको सारी चीज़ें पढ़नी है और जल्दी जल्दी पढ़नी है, ठीक है। आप रीजन समझ लें, उसके बाद आपके रिविजन्स बहुत होने चाहिए। एंजाइम मीडिएटेड एंडोपेप्टिडेज या एक्सोपेप्टिडेज, टर्मिनस पे कट करेंगे क्योंकि एंड भी तो क्लीव चाहिए हमें, और अगर बीच से काटना है तो हम अंदर के एंडोपेप्टिडेजेस यूज़ करेंगे। एन साइड पे क्लीव करने के लिए पेप्सिन होता है, और ये कहाँ पे कट करता है, एरोमेटिक अमीनो एसिड। बहुत लोग इसको वाइफ करके याद करते हैं, कुछ लोग वाईफाई करके याद करते हैं। आप FYF जैसे भी आपको FYW कैसे भी लगता है कि एरोमेटिक अमीनो एसिड याद हो सकते हैं, आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। आई एम सॉरी, मैंने रफ भी इसी में किया है बहुत बार, ठीक है। तो C टर्मिनस की बात करते हैं, तो ट्रिप्सिन जो है वो K और R को कट करता है, यानी कि लाइसिन और अर्जिनिन को। आपको ये सिंगल टर्म वाले आते हैं ना, सिंगल नहीं आते तो आप याद करेंगे, और इसका रीज़न है, लेकिन आप याद करिए। काइमोट्रिप्सिन एरोमेटिक अमीनो एसिड लेकिन C टर्मिनस पे, यानी कि काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन जो है एक जैसा काम करते हैं। पेप्सिन N साइड पे करता है, काइमोट्रिप्सिन C साइड पे करता है। इलास्टेज, ग्लाइसिन, एलिनिन, सीरीन, बस इनके बगल में ये बल्कि प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि अमीनो एसिड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इतना भारी होता है कि इनको अपना एक्शन एग्जीक्यूट करने में मुश्किल होती है। अब मैं आपको एक और बात बता रही हूँ, आपके स्टमक में क्या हो रहा है ना, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो जब भी आप प्रोटीन खाओगे तो क्लीविंग ये ऐसे ही करेंगे, ये यहीं पे काटना है इन्हें, तो आपके प्रोटीन में भी से भी वो लाइक हमने जो प्रोटीन रिच सोर्स लिया है, फॉर एग्जाम्पल आपने दाल ली है, दाल में भी तुअर दाल सबसे ज़्यादा फेमस, तो उसमें कंजम्पशन के मामले में, तो उसमें जो है ना आपके ये पेप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन, ये ढूंढ के अपने अमीनो एसिड के बगल में क्लीव करेंगे और ऐसे क्लीवेज होगा। और वहाँ पेप्टोन्स भी हैं, वहाँ पेप्टाइडेजेस भी हैं, तो सब मिलके अपना फंक्शन एग्जीक्यूट करें। अब आते हैं हम एक्सोपेप्टिडेज पे, जो कि एंड्स पे कट करना है उन्हें, ठीक है। तो अगर एन टर्मिनस पे क्लीव करना है, जैसे हम एन टर्मिनस में सैंगर एडमिन कर रहे थे ना, लेकिन ये आए ना सैंगर एडमिन भी साथ में यूटिलाइज करते हैं इसको। तो एन टर्मिनस पे आपके अमीनो पेप्टिडेजेस कट करते हैं, एनी अमीनो एसिड। C टर्मिनस में CP1 यानी कि कार्बोक्सी पेप्टिडेज 1, 2 और 3। आप अगर ध्यान से देखोगे तो जो CP1 है ना वो डिफ्रेंशिएट करता है, लाइक बोलेगा कि मैं सारे अमीनो एसिड क्लीव करूंगा, इट शुड नॉट बी KNR, यानी कि लाइसिन आर्जिनिन नहीं होना चाहिए। प्रोलीन का तो हमेशा एक्सेप्शन है ही ना। उसके बाद CP2 CP1 जिनको छोड़ देता है उन्हें CP2 क्लीव कर देता है, यानी कि सिर्फ लाइसिन और आर्जिनिन को। और CP3 का डिफ्रेंशिएशन नहीं है, वो सारे को कट करेगा, ठीक है। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा, क्योंकि प्रोटीन एनालिसिस पार्ट इतना ही है। सो अब इसके आगे का काम आपका है। मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी बच्चों को दे दिया था एंड दे हैव डन इट। तो अगर आप लैग बिहाइंड कर रहे हो तो जस्ट गो, टेलीग्राम पे मैंने MCQ वाली बुक भी अपलोड की है, आपने परचेज़ की है तो बहुत अच्छा है, पाथफाइंडर पब्लिकेशन, और पब्लिकेशन कुछ और हो सकता है, पाथफाइंडर की बुक है। तो आप बेसिकली जाएंगे और उससे सीक्वेंसिंग के क्वेश्चंस लगाएंगे, नहीं हो रहे, फंस रहे हैं तो जाके टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस करिए, ठीक है। एंड प्लीज़ लाइक डीमोटिवेट मत हो कि BRC टफ है, BRC टफ नहीं है। इट टेक्स लाइक एक तो स्पीड का टेस्ट है और दूसरा आपके कॉन्सेप्ट्स का टेस्ट है, कितने बेहतरीन आपके कॉन्सेप्ट्स हैं। कुछ नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे पूरे प्रोसेस में, तो टेंशन कुछ नहीं है, फ़ायदा आप ही का है फाइनली, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबॉडी, पढ़ना स्टार्ट करिए।